हाय एवरीवन, जय भारत। तो लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी, ये डिस्कशन किया था। उससे करस्पॉन्डिंग हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। हमने सॉल्व किए हुए थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और मैग्नेटिक फील्ड और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो पाथ ऑफ पार्टिकल जो हो जाती थी वो सर्कुलर मोशन होती थी, और अगर सर्कुलर मोशन होती तो उसके करस्पॉन्डिंग रेडियस की वैल्यू r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी हो जाती थी। टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई एम बाई क्यू बी हो जाती थी। इस टाइप से डिफरेंट कंडीशन के थ्रू हमने पाथ ऑफ पार्टिकल डिस्कस की थी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसकी पाथ क्या होने वाली है। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो इसी टाइप के करस्पॉन्डिंग बोला गया क्वेश्चन में कि एक पार्टिकल क्यू और मास एम दिया गया है, उसको ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया है, वेलोसिटी उसको दी गई है v इक्वल टू वी नॉट इंटू आई कैप। आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन जो होता था वो जीरो होती थी। पार्टिकल कैसे भी मूव करे मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन जीरो होता था। क्लियर? यानी कि सिर्फ अगर मैग्नेटिक फोर्स ही एक्ट हो रही हो तो उस केस में स्पीड ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी चेंज कर सकती है। यहाँ पर अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करते थे। यहाँ पर बोला गया है कि उसको वेलोसिटी v इक्वल टू वी नॉट आई कैप प्रोवाइड किया गया है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो x के साथ वेरी कर रही है। जैसे मान लिया जाए कि अपने को ओरिजिन की बात की गई है, ओरिजिन की बात की गई है, तो मैं कंसीडर कर लूँ सबसे पहले तो कि ये अपने पास x एक्सिस और ये y एक्सिस है। समझ में आ रहा है? ये अपने पास x एक्सिस और ये y एक्सिस है। इसको हमने x एक्सिस कंसीडर कर लिया और इसको हमने y एक्सिस कंसीडर कर लिया। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो इनटू द प्लेन होगी, क्योंकि माइनस के कैप की बात की गई है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। नॉन जैसे जैसे x बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड वेरी कर, डायरेक्शन इसका फिक्स है, डायरेक्शन इसका फिक्स है कि वो निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग ही होगी। क्लियर? तो ये इस पूरे स्पेस में ही है मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे स्पेस में दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड अपने को। और क्वेश्चन में बोला गया है कि चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया गया है, कहाँ से? ओरिजिन से थ्रो किया गया है चार्ज पार्टिकल को। कितनी वेलोसिटी? v नॉट इंटू आई कैप, यानी कि v नॉट एक्स एक्सिस के लो। सही। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है v नॉट इंटू एक्स, अंदर की तरफ। सही। तो बोला गया है कि चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो चाहेगा कि सर्कुलर मोशन करे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हर एक इंस्टेंट पर चेंज कर रही है, हर एक x के साथ चेंज करेगी। इंस्टेंट नहीं बोला जाए, हर एक x के साथ चेंज कर रही है। और अगर हर एक x के साथ चेंज करेगी तो वो कंप्लीट सर्कल तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ पार्ट, कुछ छोटा छोटा पार्ट जो है वो सर्कल का पार्ट होगा। तो बोला गया कि मैक्सिमम कितना x डिस्टेंस तक जा सकता है, फाइंड द मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस से x कोऑर्डिनेट में जाएगा। क्लियर? x कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम कोऑर्डिनेट बतानी है, x कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है अपने को। ओके, तो पार्टिकल को थ्रो किया, जैसे पहले स्टार्टिंग की ही बात करें तो फोर्स किधर एक्ट होगा? v क्रॉस b, फोर्स ऊपर की तरफ, z एक्सिस, y एक्सिस की तरफ। जैसे यहाँ कुछ पाथ ये फॉलो करेगा, अपने को मालूम नहीं कि कैसा पाथ फॉलो करेगा, ये कुछ अटपटा सा पाथ फॉलो करेगा। जैसे ही यहाँ जाएगा तो उससे करस्पॉन्डिंग रेडियस बनानी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं कहीं यहाँ पर पहुँचा, अभी तो फोर्स इधर लग रहा है तो ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा यहाँ से। जैसे डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो कुछ अलग है, तो v क्रॉस बी, यहाँ इसका सेंटर इधर लाई करेगा, इसका सेंटर इधर लाई करेगा, v क्रॉस बी। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर b की वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है तो रेडियस की वैल्यू r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होती थी, तो b ज़्यादा हो चुका है तो रेडियस की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे वैसे रेडियस कम होती जाएगी। कुछ अलग टाइप का ये पाथ फॉलो करेगा, अपने को मालूम नहीं कि कैसा पाथ फॉलो करेगा। मैं ऐसे ही एक पाथ ड्रॉ कर देता हूँ कि कुछ इस टाइप का पाथ ये फॉलो करेगा, अपने को मालूम नहीं है कैसा पाथ फॉलो करेगा, मेरे को मालूम नहीं है। तो मान लेते हैं कि किसी टाइम पर ये मूव करते हुए यहाँ पर आया होगा, ये यहाँ पर आया होगा, यहाँ पर आया होगा, तो जब इस पोजीशन में पहुँचा होगा तो उसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो x डायरेक्शन की भी वेलोसिटी होगी, एक y डायरेक्शन की भी वेलोसिटी होगी।
दो दो वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल मोशन जो कर रहा होगा किधर मोशन कर रहा होगा, इधर मोशन कर रहा होगा। ये तो समझ में आ रहा है क्या? ये जो मोशन कर रहा होगा ये किधर मोशन कर रहा होगा, ये एक्स एक्सिस, ये कहीं इधर मोशन कर रहा होगा, ये कहीं इधर मोशन कर रहा होगा। अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर दो थोड़ा। इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी कहीं भी इधर होगी। और सिंस अपने को मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं करती है। इसका मतलब अगर यहाँ पर स्पीड v नॉट है तो यहाँ भी v नॉट ही होगी। ये vx मान लेता हूँ और ये vy मान लेता हूँ। हाँ, vx vy चेंज करेंगे, vx vy चेंज करेंगे, लेकिन रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर वो कांस्टेंट होगा। रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर हमेशा ही v नॉट होगा, किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाए, क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, इसका मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट होगी। यानी कि हमें ये मालूम होगा कि vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर, ये हमेशा वैलिड होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग। अपने को ये सब कुछ नहीं फाइंड करना, अपने को तो फाइंड करनी है कि ये मैक्सिमम कितना x डिस्टेंस जाएगा, तो ये कब तक x कोऑर्डिनेट में मूव करेगा, जब तक कि इसकी इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जीरो न हो जाए। इसका मतलब ये तब तक x डायरेक्शन में मूव करेगा जब तक कि इसकी vx जीरो ना हो जाए। इसका मतलब vy की वैल्यू जब तक v नॉट ना हो जाए। तो क्या लिखूँ मैं, देखो तो यहाँ पर जब पहुँचेगा, जब ये इस पोजीशन P पर कहीं पहुँचा होगा तो इसके पास दो फोर्स एक्ट हो रहे होंगे। एक तो Vx के करस्पॉन्डिंग फोर्स एक्ट हो रहे होंगे और एक Vy के करस्पॉन्डिंग फोर्स एक्ट हो रहे होंगे। Vy के करस्पॉन्डिंग देखो तो फोर्स कितना एक्ट होगा, V क्रॉस B इस डायरेक्शन में एक्ट होगा क्या, V क्रॉस B इस डायरेक्शन में एक्ट होगा क्या। ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आएगा। और देखो तो Vx का फोर्स किधर आएगा, V क्रॉस B, ये फोर्स y एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा, ये फोर्स लॉन्ग y एक्सिस। लेकिन y एक्सिस के लॉन्ग फोर्स कौन किसके कारण आ रहा है, वो Vx के कारण आ रहा है। और x एक्सिस के लॉन्ग फोर्स किसके कारण आ रहा है, Vy के कारण आ रहा है। ये सारे पॉइंट क्लियर हैं अपने को। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से कि अगर मैं लिखने जाऊँ कि fx कितना लिखूंगा, f ऑफ x कितना लिखूंगा, बता सकते हो क्या। फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना लिखूंगा, q टाइम्स ऑफ v क्रॉस b। q v कितना लिखूं, कौन सा वेलोसिटी, y एक्सिस, q v y, q v b की वैल्यू वहां पर b नॉट इंटू एक्स, q v b यही ना फोर्स होती थी। और ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, निगेटिव एक्स एक्सिस में, इसलिए यहां पर माइनस साइन लिख दो। q v b की जगह पर b नॉट इंटू एक्स होगा, या कोई पॉइंट p होगा जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई रहा होगा, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई रहा होगा। सिमिलरली fy की वैल्यू अगर लिखने जाओगे, fy की वैल्यू, तो fy क्या लिखोगे, बता सकते हो क्या। q किसके कारण फोर्स आया हुआ है y डायरेक्शन में, vx के कारण। तो q v b की जगह पर कितना लिखूंगा, b नॉट इंटू एक्स, और ये पॉजिटिव y में ही है इसलिए इसको प्लस ही रहने दूंगा। क्लियर। अपने को ध्यान देना है, अपने को यहाँ की बात करनी है। यहाँ से ay की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ क्या, fy मालूम है तो क्या मैं ay लिख सकता हूँ। ay क्या लिखूंगा, q b नॉट इंटू वी एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई m। एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस को क्या लिख सकता हूँ, डी वी वाई बाई डी टी इक्वल टू q b नॉट बाई m। Vx है, Vx को क्या लिखो, Vx को क्या लिखो, सोचो तो Vx को क्या लिखा जाए, dx बाई डी टी लिख दो क्या, dx बाई डी टी लिख दिया इंटू एक्स। समझ में आया क्या, ये dt और dt कैंसल आउट हो जाएगी क्या। क्या इक्वेशन आ गई अपने पास, डी वी वाई इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम इंटू एक्स डी एक्स। क्या इंटीग्रेट कर दूँ, क्या इंटीग्रेट कर दूँ, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट। जब x जीरो था, जब x जीरो था तो उस टाइम पर वी वाई कितने, लिमिट किसकी पुट करनी है, x की और वी वाई की लिमिट पुट करनी है। तो जब x जीरो था तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, x जीरो तो यहीं पर था, तो जो भी वेलोसिटी थी वो सारी की सारी x डायरेक्शन में थी। इसका मतलब वी वाई क्या था, जीरो।
और जब x की वैल्यू x मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट पर चला जाएगा, तो y वी वाई क्या हो जाएगी, जितनी भी ये मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट पर तब जाएगा जब उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद वो x एक्सिस की तरफ मूव न कर रहा हो और पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ वो और आगे मूव नहीं कर रहा हो, उसके बाद वो कहीं अपनी डिस्प्लेसमेंट को x एक्सिस के मोशन को निगेटिव x एक्सिस की तरफ कर दे। समझ में आ रहा है? यानी कि इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस उसकी जीरो हो जानी चाहिए, तभी आगे नहीं जाएगा x एक्सिस में। इसका मतलब जो भी स्पीड थी इस पार्टिकल के पास वो सारी की सारी स्पीड किधर हो जानी चाहिए, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस के अलोंग हो जानी चाहिए। इसका मतलब जब ये x मैक्सिमम होगा तो vy की वैल्यू v0 हो जाएगी। इसको हम लोग इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे, क्या v0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा क्यू बी नॉट बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये x मैक्सिमम स्क्वायर का x मैक्सिमम स्क्वायर हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ से x मैक्सिमम आ जाएगी अपने पास कि मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, रूट ऑफ 2mv0 डिवाइडेड बाई qb0। ये मैक्सिमम डिस्टेंस वो मूव करके जाएगा, x कोऑर्डिनेट में मैक्सिमम डिस्टेंस इतना जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था अपने पास, क्लियर। आगे मैं डिस्कस करता हूँ, डिस्कस करते हैं थर्ड केस की मैं बात करता हूँ, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री नहीं हो। हमें मालूम था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री पर पाथ ऑफ पार्टिकल जो हो जाएगी वो स्ट्रेट लाइन विदाउट डेविएशन हो जाएगी। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती थी, थीटा किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती थी तो पाथ ऑफ पार्टिकल जो होता था वो सर्कुलर मोशन होती थी। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई भी जनरल थीटा हो, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री ना हो। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर किसी चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी कहीं इधर प्रोवाइड किया है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पर ध्यान दे, तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। पहले तो वेलोसिटी को एक v cos थीटा और एक v sin थीटा, दो पार्ट में मैं ब्रेक कर लेता हूँ। एक तो हो जाएगा अपने पास इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। कौन सी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को नहीं दिखा रहा हूँ, तो ये हो जाएगी v cos थीटा प्लस, क्या मैं इसको कर सकता हूँ, ये एक वेलोसिटी आएगी इस डायरेक्शन में v sin थीटा, v sin थीटा। ओके, ध्यान देंगे अब ध्यान देंगे आप। तो v cos थीटा जो है वो b के डायरेक्शन में ही है क्या, यानी कि v cos थीटा करस्पॉन्डिंग और v cos थीटा और b के बीच। अब मैं दो पार्ट में इसको ब्रेक कर रहा हूँ, दो पार्ट में वेलोसिटी को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक तो v cos थीटा और एक v sin थीटा। तो v cos थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स आएगी वो जीरो आएगी, और इसका मतलब इससे करस्पॉन्डिंग पाथ ऑफ पार्टिकल जो होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख दूँ कि इससे करस्पॉन्डिंग कैसा पाथ बनेगा, ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ बनाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता। अगर ये पार्ट नहीं होता तो पाथ ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन होता। लेकिन अब मान लीजिए कि अब इसको हटा दिया जाए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसा मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि पहले इसको प्लेस किया, इसको नहीं रखा, तब इसको पहले कंबाइन कर दिया, फिर इसको रखा, फिर इसके साथ सॉल्व किया, इसके बाद दोनों को कंबाइन करके कर देंगे हम लोग। तो v sin थीटा जो है, v sin थीटा और b के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब पाथ ऑफ पार्टिकल जो हो जाएगा वो सर्कुलर हो जाएगा, ये सर्कुलर हो जाएगा। ये समझ में आया, सर्कुलर हो जाएगा v sin थीटा। तो v sin थीटा करस्पॉन्डिंग पाथ ऑफ पार्टिकल सर्कुलर हो जाएगा। सर्कुलर कैसा हो जाएगा, देखो v sin थीटा इधर है, b ऊपर की तरफ, v sin थीटा q v क्रॉस b, v इधर है, b ऊपर की तरफ, v क्रॉस b, फोर्स इधर लगेगा। इसका मतलब सर्कल कैसा बनेगा, ऐसे सर्कल बनेगा, ऐसे सर्कल, पार्टिकल पहले इधर गया, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, ऐसा सर्कल इस प्लेन में अपने पास ये प्लेन हो जाएगी अपने पास। पार्टिकल को v sin थीटा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो v क्रॉस b किया, फोर्स इधर लगा, तो पार्टिकल कहीं ऐसे जाएगा। आ रहा समझ में कि ये मैं दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली ये प्लेन है अपने पास, ये प्लेन है यहाँ पर ऐसा,
तो v क्रॉस b, v इधर है, b ऊपर की तरफ, तो v क्रॉस b करेंगे, v क्रॉस b फोर्स इधर आ गया। इसका मतलब सर्कल का सेंटर इधर लाई करेगा, पार्टिकल इधर था तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा। ऊपर से अगर मैं देखूँ इस प्लेन में तो ये क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन करते हुए जाएगा। अब ध्यान दें, अब दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो इसको सर्कुलर मोशन भी करना है और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन मोशन भी ट्रैवल करना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये ऐसे मूव करते रहेगा और साथ ही साथ आगे भी बढ़ते रहेगा, आगे की तरफ इस तरह से बढ़ते रहेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव टाइप का है तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ऊपर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज मूव करते हुए दिखाई दे रहा है ये, साथ ही साथ आगे की तरफ मेरी तरफ ही आते हुए वो दिखाई देगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ ही है। तो इस तरह से ये ऊपर से मैं देखूंगा तो इस तरह से ये ऐसे 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 कुछ हेलिक्स का फॉर्मेशन कर देगा, हेलिक्स का फॉर्मेशन कर देगा, स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। मीन्स मैं कुछ और भी इसको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर कंसिडर किया जाए कि ये अपने पास कुछ सिलेंडर जैसा है, तो अगर मैं इसको फॉर्म करूंगा, अगर ऊपर से देखूंगा तो वो सिलेंडर जैसा दिखाई देगा, लेकिन सिलेंडर के हर एक दो पॉइंट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ डिस्टेंस होगी या ऐसा कुछ दिखाई देगा। इस तरह से पार्टिकल मूव करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते आएगा, ऐसे मूव करेगा, इस तरह से बढ़ते हुए आएगा। समझ में आ रहा है। तो पाथ ऑफ पार्टिकल जो हो जाएगी, जब दोनों को कंबाइन करेंगे, जब दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो पाथ ऑफ पार्टिकल कैसी हो जाएगी, हेलिक्स हो जाएगी, हेलिक्स हो जाएगी, कुछ ऐसा फॉर्मेशन करेगा। ऐसा कुछ पाथ फॉर्म करेगा, वो कुछ ऐसा पाथ फॉर्म करते जाएगा। ऐसे देखेंगे हम लोग तो ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर दूं। ऊपर से देखा जाए, ऊपर से देखा जाए तो कुछ ऐसा डायग्राम, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ऐसे इस तरह से फॉर्म करते हुए। रुको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करने दो। ऐसा कुछ पाथ ये फॉर्म करने वाले हैं, ये ऐसा कुछ पाथ फॉर्म करने वाले, स्प्रिंग का फॉर्मेशन करना, जिसमें कि करंट, जिसमें कि चार्ज किस तरह से मूव करेगा, ऐसे मूव करते हुए आएगा, ऊपर की तरफ आते जाएगा। क्लियर। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। एक्सिस जिस प्लेन में ये मोशन कर रहा है, जिस प्लेन में ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, जिस प्लेन में ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है प्लेन। क्लियर। और जिस एक्सिस के अलोंग, इस हेलिक्स का जो एक्सिस होने वाला है, इस स्प्रिंग का जो एक्सिस होने वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। इस हेलिक्स का जो एक्सिस होने वाला है वो इस डायरेक्शन में होने वाला है। ये एक्सिस ऑफ हेलिक्स है, ये एक्सिस ऑफ हेलिक्स है, एक्सिस ऑफ हेलिक्स। और जिस प्लेन में ये मोशन कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ हेलिक्स के अलोंग ही है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑफ हेलिक्स के अलोंग ही। तो कुछ पॉइंट अपने पास आ गए, कुछ पॉइंट अपने पास आ गए कि प्लेन ऑफ मोशन, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर। सेकेंड पॉइंट, एक्सिस ऑफ हेलिक्स, एक्सिस ऑफ हेलिक्स, दोनों मोशन कंबाइन किया गया, स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होता तो एक उसी प्लेन पर बार बार घूमते रहता। अगर सर्कुलर मोशन नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन सिर्फ ऊपर की तरफ आ जाता। लेकिन दोनों कंबाइन करेंगे तो घूमेगा भी और ऊपर भी आएगा। तो इस टाइप से, इस तरह से ये मूव करते हुए आएगा। एक्सिस ऑफ हेलिक्स इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। एक पॉइंट, अब यहाँ पर रेडियस की बात करें तो इसको सर्कुलर मोशन कौन करा रहा है, कौन सा वेलोसिटी इसको सर्कुलर मोशन करा रहा है, v साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। इसको v साइन थीटा को मैं v परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ और v cos थीटा को मैं v पैरेलल लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेलिक्स जो हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो हो जाएगी r इक्वल टू mv/qb होती थी। यहाँ पर v कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, परपेंडिकुलर वाली, mv साइन थीटा डिवाइडेड बाई qb हो जाएगी, जिसको कि लिख सकते हैं हम लोग mv परपेंडिकुलर डिवाइड बाई qb।
वेलोसिटी का वो पार्ट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, वो पॉइंट लिखनी होगी। इसके बाद हम लोग टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड क्या होती थी, 2πm/qb। तो 2πm/qb तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड तो करता नहीं था। वैसे ही हम लोग एक और टर्म डिफाइन करो, वैसे ही ओमेगा आ जाएगी, वैसे ही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वो सारे पॉइंट अपने को मालूम है। एक टर्म डिफाइन करेंगे, पिच की बात करेंगे, पिच से डिनोट कर रहा हूं मैं, पिच को पी से डिनोट कर रहा हूं, मोमेंटम नहीं लिख रहा हूं मैं, पिच लिख रहा हूं। पिच क्या है, जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक टाइम पीरियड है सर्कुलर मोशन की, तो एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस से ऊपर की तरफ उठ गया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला गया। सिंस सर्कुलर मोशन करता सिर्फ तो इसी प्लेन में रहता तो वो ऊपर नहीं उठता, ये ऊपर नहीं उठता, ये ऐसे ही इसी में मोशन करते रहता। लेकिन इसको आगे भी जाना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी जाना है, तो ये ऐसे मोशन करते हुए आगे कितना आगे, जैसे एक टाइम पीरियड में ऐसे मोशन करना स्टार्ट किया तो एक टाइम पीरियड में कहीं यहाँ आ गया, तो ये कितना डिस्टेंस आ गया। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, सिंस स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है तो स्प्रिंग के दो सर्कल के, दो कंजुकेटिव सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूं पिच को कि डिस्टेंस एडवांस्ड बाय चार्ज पार्टिकल डिस्टेंस एडवांस बाय चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में वो कितना डिस्टेंस एडवांस कर जाएगा। इसका मतलब पिच किसके इक्वल हो जाएगी, पिच को किस वेलोसिटी के कारण वो आगे की तरफ जा रहा है, पैरेलल वेलोसिटी के कारण, तो v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। ऐसा ही तो, क्योंकि एक्सलेशन तो जीरो है तो v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, उस डायरेक्शन के डिस्प्लेस, उस डायरेक्शन की एक्सलेशन जो होने वाली है x जीरो होने वाली है, तो v पैरेलल v cos थीटा हो जाएगी। और टाइम पीरियड पुट करना है तो 2πm/qb पुट कर सकते हैं हम लोग। तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो अपने को मेन इक्वेशन मालूम होनी चाहिए कि क्या करना है, पिच का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, पिच क्या है, क्लियर। या फिर आप बोल सकते हैं कि नट बोल्ट जो होती है अपने पास, उसके जो थ्रेडिंग होती है तो उन दोनों थ्रेडिंग के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको पिच बोलते हैं। थ्रेडिंग जो जैसे आपने यूज किया होगा जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा माइक्रोमीटर के ऊपर, माइक्रो स्क्रू गेज के ऊपर, तो वहाँ पर पिच की बात करते हैं। जब ये रेचेट को जब हम लोग मूव कराते हैं तो कितना डिस्टेंस वो एडवांस कर जाता है, तो एक टाइम पीरियड में, उसी को हम लोग पिच बोलते हैं, क्लियर। तो ये सारे डेफिनेशन हो गई अपने पास कि जब ये स्ट्रेट लाइन, जब ये थीटा के लिए 090 या 180 नहीं होगी तो ये कुछ अलग टाइप का पाथ फॉलो करेगा, और स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन होगा जिसको कि हेलिक्स बोल रहे हैं हम लोग। उस हेलिक्स के करस्पॉन्डिंग जो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली होगी, और एक्सिस ऑफ हेलिक्स जो होगी वो बी के पैरेलल होगी। रेडियस की वैल्यू v परपेंडिकुलर पर डिपेंड करेगी और पिच की वैल्यू v पैरेलल पर डिपेंड करेगी। ये सारे पॉइंट हुए अपने पास जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे थर्ड केस में। क्वेश्चन इसके ऊपर देखा जाए तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वेलोसिटी वेक्टर दी गई है, किसी चार्ज पार्टिकल q मास m दिया गया है, किसी मैग्नेटिक फील्ड b में उसको थ्रो किया गया है, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी वेक्टर दी गई है तो अपने को फाइंड करने की रेडियस कितनी है, टाइम पीरियड कितनी है और उसका पिच कितना है, क्लियर। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। क्वेश्चन में अपने को ध्यान दिया कि मैग्नेटिक फील्ड के कैप डायरेक्शन में है, यानी कि के कैप के अलावा जो भी टर्म होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे हो जाएंगे अपने पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब v परपेंडिकुलर अपने को मालूम हो गया, v परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड हो गई v परपेंडिकुलर। v पैरेलल कितनी हो गई, वो तो 6k कैप हो गई, इसका मतलब 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। अपने को फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में रेडियस, रेडियस कितनी होती है mv परपेंडिकुलर, mv/qb। m मालूम है कितना 4 kg, v परपेंडिकुलर कितना 5, q कितना 1, b कितना 2, कितनी रेडियस आ गई, फिर से 10 मीटर आ गई, 10 मीटर आ गई।
आगे क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होती है, 2πm/qb। टाइम पीरियड 2πm/qb होती है। 2πm की वैल्यू 4 kg है, डिवाइड बाई q की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 है। सॉल्व करेंगे टाइम पीरियड की वैल्यू 4π आ जाएगी। इसके बाद पीच फाइंड करना है, तो पीच कितना होता है, पीच इक्वल टू v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड। v पैरेलल कितना है, 6 है, और टाइम पीरियड कितना है, 4π आया हुआ है, तो कितना हो जाएगा पीच, 24π मीटर हो जाएगी पीच की वैल्यू, यानी कि 1 टाइम पीरियड में 24π डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि इफ एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन। टाइम t इक्वल 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। ठीक है, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर है, 0 0 0 पर है। फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 4π सेकेंड, और 4π तो इसका टाइम पीरियड है, सही। तो यानी कि एक टाइम पीरियड में एक सर्कुलर मोशन कर लेगा, सर्कुलर मोशन कर लेगा, यानी कि जहाँ यहाँ से अगर मैं मानूँ कि यहाँ से अगर मैं मानूँ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो पाथ ऑफ पार्टिकल हेलिक्स होने वाली है। हेलिक्स का एक्सिस जो होने वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होने वाला है। ध्यान दिया जाए तो v क्रॉस b की बात कर रहे हैं, v क्रॉस b, इसके करस्पॉन्डिंग वो सर्कुलर मोशन, इस वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग वो सर्कुलर मोशन करने वाला है। तो सर्कुलर मोशन करता तो उसी पॉइंट पर आ जाता, ओरिजिन पर ही फिर से आ जाता, लेकिन सिंस ये स्ट्रेट लाइन को भी फॉलो करेगा तो एक टाइम पीरियड में कुछ डिस्टेंस आगे भी चला जाएगा, और कितना डिस्टेंस आगे जाएगा, पीच के इक्वल, क्योंकि एक टाइम पीरियड दी गई है तो कितना इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा सेकेंड पार्ट का जो आंसर हो जाएगा अपने पास, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कुछ ऐसे ही बार बार मूव करके आएगा, समझ में आ रहा है। तो ओरिजिन को तो क्रॉस करता, अगर सिर्फ सर्कुलर मोशन करता तो इसका मतलब 0 0 0 ही रह जाता, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 0 ही रहेगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट जो है उस डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करने वाला है, एडवांसमेंट होने वाली उस डायरेक्शन में, तो कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और एडवांस किधर करेगा, वो पॉजिटिव जेड में या निगेटिव जेड में देखा जाए। सिंस वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी जेड एक्सिस के अलोंग 6 है, जो कि पॉजिटिव जेड में है, इसलिए वो हमेशा ही पॉजिटिव जेड में मूव करेगा। और एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस चला जाएगा, एक टाइम पीरियड में 6 से चल रहा है वो, 6 से चल रहा है वो, और 4π टाइम पीरियड है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, 24π मीटर, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो जाएगी उसकी एक टाइम पीरियड के बाद। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ जब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर अपने पास फील्ड जो दी गई हो, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दी गई हो, तब के केस में हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, ये सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, या फिर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। अब दोनों को कंबाइन करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी एक्ट होगी और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट होगी, तो किस टाइप से उसका मोशन डिस्कस करेंगे, ये सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके।